डिपार्टमेंट से आया है, एक एनजीओ है जिसमें हम लोग सब जुड़े हुए हैं। सर भी ये सर का ही आइडिया है। तो ये इंग्लिश मीडियम है आप लोग की हिंदी मीडियम? मिक्स, ठीक है। तो सर जो है, सर का नाम हुआ प्रभात रंजन पाठक और सर एक IAS ऑफिसर है। यूपीएससी का एग्जाम का नाम सुना है? तो सर ने 2016 में वो एग्जाम दिया था और पहली बार में एग्जाम निकाल लिया था। तो सर अभी डेप्यूटी कमिश्नर है। सर अभी डेप्यूटी कमिश्नर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मुंबई में। तो क्योंकि सर का घर जो है वो गया में ही हुआ, डोबी के पास इनका घर है। तो सर चाहते हैं कि गया की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ करें, जिसके लिए सर आप लोगों को प्रोत्साहित करने आए हैं। सर से बात करेंगे? यस मैम। सबसे लास्ट में जो बैठे हैं वहां तक आवाज जा पा रही है? चलिए बहुत अच्छा। आप लोग यहाँ पे 12th क्लास में कितने लोग हैं? 12th क्लास के नहीं है यहाँ पे कोई। 11th में कितने लोग हैं? चलिए बहुत बढ़िया। फिर 10th वाले कितने लोग हैं? 10th के भी कुछ लोग हैं। 9th क्लास? बहुत बढ़िया। और 8th क्लास? 8th क्लास में 9 to 12 के हैं। ठीक है। तो देखो जैसा कि इन्होंने अभी बताया, आपको मैडम ने बताया, तो मैं भी अपने बारे में बताता हूँ कि डोबी यहाँ से गया से 30 किलोमीटर दूर पे है। तो डोबी जो एरिया है मैं वहीं का रहने वाला हूँ। फिर मैंने भी मेरी पढ़ाई जो है सरकारी स्कूल में ही हुई थी, सेंट्रल स्कूल कहते हैं। और इसके बाद जब मैं 12th में था तो 12th में मुझे पता चला कि IIT एग्ज़ाम जो होता है वो बहुत ही टफ एग्ज़ाम होता है, दुनिया का चौथा टफेस्ट एग्ज़ाम है। तो कहीं ना कहीं मन में हुआ कि देखते हैं कि मैं कर पाता हूँ कि नहीं। मतलब हर किसी को लगता है ना कि जितना मुश्किल चीज़ है मेरे से हो पाएगा कि नहीं। तो मैंने किया और मतलब मैंने IIT क्वालिफाई कर लिया। तो वो भी पहले अटेम्प्ट में हुआ था। लेकिन IIT जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया वो ज़िंदगी वैसी नहीं थी कि सब कुछ आसान था और तुरंत हो गया। तो बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं जो स्कूल के समय में आपको देखने को मिलता है। अभी धीरे धीरे वही हम आप लोगों से बातचीत करेंगे। फिर जब मैं कॉलेज में गया तो उस समय पता चला कि IAS का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, IAS का एग्ज़ाम जो होता है UPSC एग्ज़ाम कहते हैं। आप लोग सुने IAS एग्ज़ाम? हाँ ठीक है। ये बताओ आप लोगों के स्कूल में मेरे से पहले और कोई IAS आया था? ठीक है। तो मैं आया हूँ। क्यों आया हूँ? ठीक है। अच्छा आप लोगों को पता था कि मतलब मेरा कोई यहाँ पे ऐसा क्लास होने वाला है? चलिए ये भी बहुत अच्छी बात है। तो देखिए आपके स्कूल में जो टीचर्स हैं, आपके जो प्रिंसिपल सर हैं, कितने अच्छे इंसान हैं कि उन्होंने देखा कि बच्चे लोग जब तक देखेंगे नहीं, कुछ ऑफिसर से मिलेंगे नहीं, तो एक नया रास्ता क्या पता कुछ नया मिले सीखने को। इसलिए उन्होंने हमें बोला कि सर आप आइए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि स्कूल के टाइम में पता चला कि IIT चौथे नंबर का सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है। तो मन में हुआ कि चलो IIT निकलता है कि नहीं देखते हैं। फिर IIT में 4,500 रैंक आया था मेरा, ठीक है। तो मेरे टीचर बोलते थे ये लड़का तो ऐसा है जो 100 रैंक के अंदर ला सकता है। तो फिर बहुत दुख हुआ कि 100 रैंक बोल रहे थे, मैं 4,500 रैंक ला पाया हूँ। जब कॉलेज में गया तो उस समय पता चला कि IAS का एग्जाम दुनिया में टफेस्ट एग्जाम है, लेकिन देश में हर साल तो बनते ही है ना। फिर लगा कि यार लोग IAS बनते कैसे होंगे, और फिर लगा कि IAS बनेंगे तो IAS बनने के बाद होता क्या है, ठीक है। तो जैसे कुछ चीज बताता हूँ। जैसे मुझे भी पता चला था कि इंडिया में रह के कोई सबसे बड़ा नौकरी है तो वो IAS की नौकरी होती है, ऐसा बताया गया था, ठीक है। फिर जैसे कुछ फिल्में देखें, जैसे आप लोगों ने अजय देवगन का रेड मूवी देखा है? जो रेड मूवी क्या हुआ था कि घर में बहुत सारा सोना चांदी जो था वो मिल गया था, ठीक है। तो वो जो रेड मूवी आपने देखा ना, उसमें जो अजय देवगन जो था, मैं भी अभी उसी पोस्ट पे हूँ। तो यहाँ डिप्टी कमिश्नर कहते हैं
और ये भारतीय राजस्व सेवा होता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, तो इसमें हूँ। इसका मेन काम क्या होता है कि आप देखिए कि जैसे स्कूल हो गया, अच्छा हॉस्पिटल हो गया, अच्छे रोड हो गए, ये सारा जो व्यवस्था होता है, इसके लिए हर आदमी को, जो भी लोग काम कर रहा हो, बिजनेस कर रहा है, उसको देश को कुछ पैसा देना पड़ता है, जिसको कि हम लोग टैक्स बोलते हैं। टैक्स का नाम सुना आप लोगों ने? कर, है ना, जीएसटी हो गया, तो इस तरह से। लेकिन कई लोग होता है जो बहुत कमाते हैं, देते नहीं है पैसा, है ना, क्योंकि सरकार को फ्री में क्यों पैसा दे रहे हैं, ऐसे ही कैसे दे रहे हैं। लोग ये नहीं समझते हैं कि अगर अच्छे उनको अगर अच्छा स्टाफ चाहिए, अच्छा एम्प्लॉय चाहिए, तो अच्छा एम्प्लॉय के लिए अच्छा स्कूल जरूरी है, तभी पढ़े लिखे लोग वहाँ पे काम करने के लिए आएंगे। स्वास्थ्य अच्छा होना जरूरी है, लेकिन वो सब तभी होगा ना जब पैसा देंगे लोग। तो जब पैसा देने की बारी आती है तो लोग नहीं देते हैं। तो वैसे जगह पे हमारे जैसे लोगों को काम आता है कि सरकार ने भारतीय राजस्व सेवा बनाया है, जिनका काम है कि सही सही देकर सबसे टैक्स कलेक्ट करना। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, ये जो पढ़ाई लिखाई आप जो स्कूल में कर रहे हैं, तो मैं भी आपकी तरह ही स्कूल में था, केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल स्कूल जो होता है, तो उसमें ही मैंने 10 तक पढ़ाई की थी। और आप जो मुझे आप देख रहे हैं या मैं जो बता रहा हूँ कि कुछ आईएएस होता है, तो जैसे आप लोग सोच रहे होंगे ना, या सोचते होंगे मेरे पता नहीं कैसे लोग बनते हैं, कौन लोग होते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, क्या खाना पीना खाते हैं कि आईएएस बनते हैं। ये सवाल कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी था जब मैं आप लोगों के साथ था। लेकिन जानते हो फर्क बस एक ही चीज है कि जैसे आप लोगों के स्कूल में अभी तक कोई आईएएस नहीं आया, वैसे ही मेरे स्कूल में भी कोई बताने के लिए नहीं आया था। ठीक है, अगर आता तो हो सकता है कि मैं और भी पहले से और भी बेहतर करता, ठीक है, बट वैसे भी मैं मतलब मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था, जैसे मेरे पिताजी ने बताया था कि आईएएस अगर बनना है तो स्कूल में अच्छे से पढ़ना होगा, केवल इसके नहीं पढ़ाई करना है कि आप फर्स्ट रैंक लाओगे। ये सब पे हम बात करेंगे, ठीक है, कि कैसे पढ़ाई करना है, क्या होता है आप स्कूल में जब रहते हैं तो अभी स्कूल का टाइम कैसा है। तो पहले हम देखते हैं कि पढ़ाई लिखाई से आप कहाँ पहुँचते हो। जैसे ये बताओ कि आप लोगों ने सुना होगा ना कि इस देश में सबसे अमीर आदमी कौन है? उसकी तरह और भी तो बहुत लोग होंगे ना अमीर होंगे, ठीक है, टाटा जैसे बहुत सारे लोग हुए। आपको पता है कि जैसे मैं आपके जैसा ही हूँ, ठीक है, 25-26 साल में जब मैं ऑफिस में था, तो ये देखिए कि पढ़ाई लिखाई करके मैं कहाँ पहुँच गया कि उन्हीं में से बड़ा सा आदमी जो है, बहुत अमीर आदमी, मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा था कि सर मुझे छोड़ दीजिए। ठीक है, आप कभी सपने में सोच सकते हो कि जिस अमीर आदमी के बारे में जान रहे हो या केवल नाम सोचते हो, वो आपके सामने खड़ा हो या आपसे हाथ जोड़ के विनती करे सर मुझे छोड़ दो? ऐसा पॉसिबल है? ये पढ़ाई लिखाई आपको वहाँ पहुँचाती है। जैसे मैं ही 1000 रुपये जो रेट मारने के लिए गया, तो बहुत सारे लोगों का पैसा थे, सब कुछ मैंने सीज किया, मतलब करीब 40 करोड़ के करीब, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता था कि उसको कोई नहीं छू सकता है, कोई उसको नहीं पकड़ सकता, जितने भी नेता हैं, जितने भी ऑफिसर सब उसका साथ दे रहे हैं, ठीक है, इस तरह की धारणा थी। लेकिन जब मैंने उसके ऊपर जब एक्शन लिया, जब रेड किया उसके ऊपर, ठीक है, कि ये टैक्स चोरी कर रहा है, इसको टैक्स भरना पड़ेगा, तो वो ये चौंक गया वो कि ऐसा कौन ऑफिसर है जिसने मेरे ऊपर हाथ उठाने की मतलब हिम्मत की। और जब मिला मुझे तो बहुत आश्चर्य हो गया कि सर आपकी उम्र तो बहुत कम है। आप सोचिए जो 50 साल का आदमी है, जो 60 साल का आदमी है, वो आपके सामने, आप जब 22 साल के हैं, 23 साल के, 24 साल के हैं, वैसे समय में आपके सामने आके हाथ जोड़ता है। लेकिन इसमें एक चीज देखिए, ये स्थिति कब आएगी? जब आप पढ़ाई को वैल्यू करेंगे, क्योंकि जो पढ़ाई है ना, यही आपको वहां तक पहुंचाता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक चीज समझिएगा कि आप लोगों के भाई बहन कई लोग कॉलेज में पढ़ते होंगे, गया कॉलेज में पढ़ते होंगे, इसी तरह और भी कॉलेज में पढ़ते होंगे। आपने सुना होगा कि कॉलेज में एडमिशन ले लिया लेकिन कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है, कोई इतना ध्यान नहीं देता है। आपके जो टीचर हैं, जो स्कूल में टीचर हैं, वो आपके पीछे पड़े रहते हैं कि पढ़ाई करो, क्यों नहीं याद हुआ, क्यों नहीं आ रहा है, होमवर्क क्यों नहीं किए।
ये जो आपके पीछे ध्यान दिया जा रहा है ना, ये आपके टीचर जो है वो आपके 12वें क्लास तक ही ध्यान देंगे। इसके बाद जब आप कॉलेज में जाएंगे ना तो आपसे कोई पूछने वाला नहीं होगा कि तुम पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो वैसे में आपको लगता है कि आप आईएएस बन पाओगे? नहीं बन पाओगे। और ऐसा ही होता है, कई लोग कॉलेज में जाते हैं लेकिन कॉलेज में उनको पता नहीं होता कि कैसे पढ़ाई करें, क्या पढ़ाई करें। 3 साल 4 साल बीत जाता है, फिर उनको लगता है कि अरे यार अब तो नौकरी करना पड़ेगा, चलो तैयारी कर लेते हैं। लेकिन जब तैयारी करते हैं तो पता है क्या चीज पढ़ाई करते हैं वो लोग जो है, आप जो 12th तक जो पढ़ाई कर रहे हो ना, जो 6th क्लास से 12th क्लास तक जो आप स्कूल में पढ़ते हो, यही पढ़ाई करते हैं। आपको पता है, मतलब मैंने जब एग्जाम दिया था, जो आईएएस का एग्जाम दिया था, तो उस समय क्वेश्चन आया था बुद्ध के ऊपर आया था, गौतम बुद्ध के ऊपर, कि बोधिसत्व क्या होता है। और बाद में मैंने देखा कि बोधिसत्व जो है वो 6ठे क्लास की किताब में है। लेकिन आप लोग पढ़े हो कि नहीं बताओ? ठीक है, एक सवाल आया था कि गांधी जी जो थे, गांधी जी का जो स्वतंत्रता संग्राम में योगदान रहा था, उसमें औरतों ने उनका साथ कैसे दिया, क्यों दिया? गांधी जी के बारे में आप लोग कौन से क्लास में पढ़े हो? 8th क्लास में पढ़े हो। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो देखोगे सरोजिनी नायडू का नाम है उसमें। इसी तरह से और भी कई सारे औरतें हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हाथ बढ़ाया था। गांधी जी ने क्या क्या चीज किया था? जैसे चरखा चलाते थे, ठीक है, मौन व्रत रखना, ठीक है, धरना देना, ये सब ऐसे ऐसे चीज थे जो कि जो औरतें थे वो भी आप पार्टिसिपेट करते थे। आप समझिए कि आईएएस जैसा बड़ा एग्जाम में सवाल पूछा जा रहा है 8वीं क्लास से, 9वें क्लास से, 10वें क्लास से। तो लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, ये देखिए कि आप अभी जैसे मान लीजिए कि 9th क्लास में है ना, अभी तक आपको नहीं पता था कि जो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं वही आईएएस के एग्जाम में आता है। और जब आपका पूरा स्कूल खत्म हो जाता है, जब पूरा कॉलेज खत्म हो जाता है, इसके बाद जब आप एग्जाम देते हो ना, तो उस समय आपको भरोसा ही नहीं होता है कि अरे ये क्वेश्चन स्कूल के टाइम से आया था क्या, काश स्कूल में अच्छे से पढ़ लिए होते, ठीक है। या तो ये होता है कि आप फिर से पलट के पढ़ नहीं पाते हो, तो ये दिक्कतें होती हैं। तो आईएएस के एग्जाम में सवाल कहाँ से आता है? 6 से लेके 12 तक आता है। अभी जैसे देखिए कि आप जब पढ़ाई करते हैं तो आप पढ़ाई इसलिए करते हैं कि मुझे स्कूल में पास होना है, इसलिए पढ़ाई करते हैं ना, कि क्लास में पास कर जाएं या क्लास में टॉप करें। आप कभी ये सोच के नहीं पढ़ाई करते हैं कि मुझे आईएएस बनना है, इसलिए मुझे हर चीज का जानकारी होना चाहिए। अगर कोई आईएएस होगा, ये बताओ, जैसे एक आईएएस का काम क्या होता है कि अगर कोई जिला है, जैसे गया हो गया, ठीक है, गया में कितने तरह के लोग हैं? जो खेती करते हैं किसान लोग हैं कि नहीं? जो पूजा पाठ करते हैं वैसे पंडित लोग हैं कि नहीं? है ना। बहुत सारे कोचिंग है, स्कूल भी हैं, तो तरह तरह के लोग होते हैं। अगर आपको उन सब के लिए व्यवस्था करना है, कुछ उनके लिए अच्छा काम करना है, तो आपको हर चीज की जानकारी होनी चाहिए ना। समझ रहे हैं ना इस चीज को? अगर स्कूल बनना है तो कैसा स्कूल बनेगा, इसके लिए साइंस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि नहीं। अभी जैसे कोरोना आ गया था, तो कोरोना के टाइम में दवाइयाँ कैसे जाएंगी, कहाँ दवा जाएगी, कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, जैसे डेंगू बीमारी होती है, तो ये सब जो व्यवस्था करता है, ये सब काम होता है आईएएस का काम होता है। समझ रहे हैं? आपने पुलिस को देखा होगा कि जब भी कभी बड़ा सा रैली हो गया या कुछ भी है, मतलब कोई वैसा क्राइम हो गया, जैसे मर्डर हो गया या कुछ भी हो गया, दंगा फसाद झगड़ा हो गया, तो ऐसे पुलिस आता है। घर में जैसे कोई मारपीट हो गया, है ना, घर में जैसे कि होता है ना कि आजकल दहेज प्रथा ऐसे में चीजें चलती हैं, ठीक है, कि मारपीट चल रहा है, तो बहुत सारे जो समाज में गलत चीजें चल रही हैं, वो समय बचाने का काम किसका होता है? पुलिस का काम होता है। लेकिन पुलिस को पहले पता तो होना चाहिए ना सब कुछ। अगर उसको समाज के बारे में पता ही नहीं है कि बिहार में, गया में कैसे लोग रहते हैं, अगर एक आईएएस को पता ही नहीं है कि गया में कौन कौन सा जगह है जो दर्शनीय स्थल है, जहाँ पे हम बाहर से टूरिस्ट लोग को बुला सकते हैं,
तो क्या वो यहाँ पे कुछ भी काम करवा पाएगा? लेकिन ये सारा चीज आपके स्कूल के टाइम में ही रहता है ना, कि कौन कौन सा जगह है जो बिहार में घूमने का जगह है। गया में गौतम बुद्ध ने कहाँ ज्ञान प्राप्त किया था? हाँ, बोध गया में। ये भी चीज आपने कहाँ पढ़ाई किया? कौन से क्लास में? 6th क्लास में। तो अभी देखो कि जैसे जितने भी सवाल आते हैं ना, यही सब आते हैं कि ऋग्वेद में क्या हुआ था, ये जो भी सवाल है, ठीक है। आप लोग सुन पा रहे हैं? कोई ऐसा तो नहीं जो बोर हो रहा हो? ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, सुनते रहिए आप लोग। तो मैं आप लोगों को क्या बताया कि अगर आप लोग IAS बनना है तो पढ़ाई कहाँ से करनी पड़ेगी, कहाँ की करनी पड़ेगी? 6 to 12 करनी पड़ेगी। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर अभी 9th क्लास में है तो 6th क्लास की किताब पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। आप अगर 11th में है तो 6th क्लास में किताब पढ़ना शुरू कर दें। अगर आप IAS बनना चाहते हैं ना, तो IAS एग्जाम आप ग्रेजुएशन के बाद ही दे पाते हैं, ठीक है। तो ग्रेजुएशन करना तो जरूरी है ही। अब जब आप ग्रेजुएशन करेंगे ना 3 साल या 4 साल, वो जो कॉलेज का टाइम रहेगा, पहला दिन कॉलेज में इंटर किए उस दिन से ही पढ़ाई शुरू कर देना है। कि जो आपका 6 से लेकर 12 तक जो आपने स्कूल के टाइम में पढ़ाई किया है या नहीं पढ़ाई किया है, तो वो सारा चीज़ को हम फिर से पढ़ेंगे। अच्छा ये बताओ, अगर IAS के एग्ज़ाम में टॉप कर गए और 6th क्लास में टॉप किए, दोनों में ज़्यादा मजा कब आएगा? IAS के एग्ज़ाम में, है ना। तो जैसे ये बोल रहा हूँ कि देखिए, अभी तक मान लो 6th क्लास में आप टॉप नहीं किए, 7th में टॉप नहीं किए, 9th में टॉप नहीं किए, तो टेंशन नहीं लेना है। आपको टॉप करना है, IAS एग्जाम में करना है। अच्छा, आप लोग साइंस बैकग्राउंड से कितने लोग हो? तो इस वजह से IIT एग्जाम, नीट एग्जाम, ये सब भी तो आप लोग दोगे ना। देखिए कॉमर्स कितने लोगों का है? यहाँ साइंस कॉमर्स तो चलता होगा यहाँ पे, है ना। ये बिल्कुल। देखो मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे IAS के बारे में बताया आपको मैंने कि जो IAS एग्जाम होता है, कॉलेज में गया तो पहले दिन से पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन जब आप स्कूल में हैं, जब मैं 6th क्लास में था ना, तो 6th क्लास में ही मुझे बता दिया गया कि IAS बनने के लिए आपको स्कूल का पढ़ाई अच्छा से करना पड़ेगा, ठीक है। कि यहाँ पे जो आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हो, भूगोल पढ़ते हो, इतिहास पढ़ते हो, यही सब जो है वो आगे भी एग्जाम में आता है। जो साइंस और मैथ पढ़ते हो, यही सब आपका रीजनिंग ये सब कहलाता है, जो आगे एग्जाम में आता है। तो मैंने ये देखा कि कोई भी एग्जाम, कोई भी सब्जेक्ट हो, अपना कोई भी सब्जेक्ट को कमजोर नहीं छोड़ना है। जैसे आप लोग में से कुछ लोग बोलते होंगे कि मेरा तो गणित बहुत कमजोर है, होता है कि नहीं? ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि साइंस मेरा बहुत मजबूत है, ऐसा होता है? अच्छा ये बताओ, कोई भी सब्जेक्ट कमजोर क्यों होता है? क्योंकि उसको पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने मैथ बनाया, एक बार नहीं बना तो आपने उसको छोड़ दिया, ठीक है। तो जब मान लो कि सवाल उठाए, 10 मिनट नहीं बना, हम अपने आप को सोच लिए कि हमसे तो नहीं बन पाएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है, और उसको आपने बंद कर दिया, तो उससे समस्या का समाधान तो नहीं हो जाएगा ना। उससे समस्या का समाधान होगा? क्या करना पड़ेगा? बार बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा मैं ये देख रहा हूँ कि सभी आपके मतलब ये है, मतलब ये गर्ल्स के लिए स्पेशली स्कूल है ना। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया बात है। आप लोगों को तो और अच्छा पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि पढ़ने की जरूरत इसलिए है ना कि मैं आपको कुछ कुछ बताता हूँ। आपको पता है इस देश में सबसे गरीब राज्य कौन सा है? बिहार। बिल्कुल सही बोला आपने। आप लोग बिल्कुल सही बोले, बिहार सबसे गरीब राज्य है। क्यों गरीब राज्य सबसे ज्यादा? एक एक करके आप बताइए। हाँ आपका जी, यस यस, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा बहुत कमी है ना ये। आप और भी इधर बताओ, बिहार सबसे गरीब क्यों है?
क्या चीज? अनएम्प्लॉयड लोग ज्यादा है, बिल्कुल। आप बताइए। सर यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है और जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण लोगों में शिक्षित नहीं लोग हैं और जनसंख्या क्रिटिकल है। बस जनसंख्या कम रहेगा तो शिक्षा की मात्रा भी अच्छा से होगा। बिल्कुल सही। और कोई? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, देखिए आप लोग सभी को अच्छा बोले हो, बैठिए, ठीक है। और देखिए मुझे ये लग रहा है ना कि मैं आप लोगों से पहली बार मतलब ऐसे लोगों से मिला हूँ जो इतने समझदार हैं, मतलब आप लोग सही में बहुत समझदार हो, यानी मेरी बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। देखिए मैं एक चीज बताना चाहूँगा, आप लोग एकदम सही बोले हो। कुछ चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि बिहार सबसे ज़्यादा गरीब है और इसका कैसे अनुमान लगाते हैं कि पता है आपको, जितने भी राज्य हैं एक आदमी के ऊपर हर एक के पास करीब 1.5 लाख रुपया या 2 लाख रुपया है सरकार के पास। बिहार में एक आदमी के लिए बस 50,000 रुपया ही है, ठीक है, एक आदमी के ऊपर खर्च करने के लिए। अगर मान लो 50,000 है तो महीने का कितना हो जाएगा? साल का अगर 50,000 है तो 12 से भाग कीजिए उसको, कितना हो जाएगा? 4,000 कुछ हो जाएगा। आप समझिए एक आदमी अगर केवल 4,000 रुपया ही कमाएगा तो वो 4,000 रुपये में क्या अपना खाना अच्छा से खाएगा, क्या अपना स्वास्थ्य के लिए कर पाएगा और क्या ही अच्छा एजुकेशन दे पाएगा। एक और कारण ये भी देखिए कि यहाँ पे आप बता रहे हैं कि शिक्षा अच्छा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षा उतना नहीं है ना, तो शिक्षा को लेकर मैं एक चीज बताऊंगा आपको। आपने पता है लिंग अनुपात सुना है आप लोगों ने? तो लिंग अनुपात बिहार की कैसी है? जैसे 1,000 जो लोग होते हैं ना, ये देखा जाता है 1,000 लड़के हैं तो लड़कियां उसमें कितनी है? 916 है बिहार में। और यही अगर केरला में देखोगे तो केरला में सबसे ज्यादा है, वहां पे 1,084 लोग हैं, ठीक है। आप देखिए लड़कियों को पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, अपने मम्मी को देखा होगा कि आपकी जो माँ है बचपन से ही है ना कि आपके साथ रहती है, आपको कुछ कुछ सिखाते रहती है चीजें, ठीक है। और वो जो आप सीखते हैं उससे आप धीरे धीरे पढ़ना शुरू करते हो। आप सोचो कि सबके सब अगर IAS की तैयारी किए हो और सबने बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई किया है, तो आपको नहीं लगता कि आपके बाद जो भी छोटे बच्चे आपको दिखेंगे उसको भी आप उसी तरह का शिक्षा दोगे? आपको पता नहीं था कि कैसे पढ़ाई करना चाहिए और क्या पढ़ाई करें ताकि IAS बने, और यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, ठीक है, बता भी रहा हूँ। अब जब पता चल गया है तो हम लोग क्या मेहनत करने में पीछे हटेंगे? बिल्कुल नहीं हटेंगे। आप बोल रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। आप ये चीज देखिए कि आपके जैसे लोग, जो लड़कियां हैं जिन्होंने समाज में बहुत कुछ देखा है, जैसे आपने घर पे ही देखा होगा, ठीक है, कि कभी घर पे खाने के लिए चीज नहीं है ना। अंग्रेजों के बारे में आपने सुना था ना कि बाहर से आए और देश को बस लूट के गए हैं। क्या कोई बाहर का आदमी अगर बिहार में आएगा तो क्या बिहार के बारे में अच्छा सोचेगा? अभी आप देखो कि बिहार में जो बहुत सारे ऑफिसर्स हैं वो बहुत सारे ऑफिसर्स बाहर के राज्यों के हैं। जब बाहर के राज्य के जो ऑफिसर यहाँ पे रहेंगे, IAS रहेंगे या IPS रहेंगे, वो ज्यादा बिहार का विकास करेंगे, आप लोग करोगे? बिल्कुल। तो इसीलिए है ना कि मैं भी आप लोग चाहता हूँ कि आप लोग इतना मेहनत कीजिए और आपके मेहनत में इतना साथ दूंगा कि हमारे अपने लोग जो है ऊंचे से ऊंचे पद पे जाए, IAS बने, एडमिनिस्ट्रेशन में जाए और बिहार का नाम रोशन करो, बिहार की गरीबी को मिटाए। आप समझिए इस चीज को कि देखिए आप जब इतना कुछ पढ़ते हैं ना, जैसे जो IAS की तैयारी आप करते हैं, तो इतना कुछ आप पढ़ते हैं कि तरह तरह की नौकरियां आप करते हैं, इजाद करते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि आप लोग इतिहास पढ़ते होंगे, ठीक है, भूगोल पढ़ते होंगे। अब यही सब जब पढ़ोगे ना और जब आप ग्रेजुएशन के टाइम में जाओगे और पढ़ोगे अभी, तो आप ये देखोगे कि अगर बिहार गरीब है तो क्यों गरीब है? यहाँ पे कौन सी फसल होती है ये बताइए। देखिए आप लोगों को भी पता है गेहूं और चावल होती है,
लेकिन गेहूं चावल तो पूरे देश में उगाया जा रहा है ना। क्या केवल गेहूं चावल उगाने से यहाँ बिहार की गरीबी मिटेगी? नहीं मिटेगी। यही आप लोग जब अच्छे से पढ़ाई करोगे, जब IAS बनोगे, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे कि जो गेहूं चावल उग रहा है उसके जगह पे आप ऐसे फसलों को उगाओगे जो कम जमीन में भी उगाया जा रहा हो, तो उससे 10 गुना ज्यादा पैसा मिल रहा हो। और ऐसा होता ही है, लेकिन हमारे बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग सभी? बिल्कुल, ठीक है। जैसे मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको कि मैं भी जब आपकी तरह स्कूल में था ना, तो मैंने सोचा था कि जब मैं IAS बनूंगा तो होता ये था कि मेरे पिताजी आर्मी में थे, तो हमेशा बाहर पढ़ाई करता था, लेकिन साल के 2 महीने गांव में जाता था मैं। अब जब गांव में जाता था तो पता है आपको, ये तो फिर भी शहर है, आप गांव में जाओगे तो वहाँ आपको अच्छे स्कूल नहीं दिखेंगे, वहाँ पे टीचर्स भी नहीं रहते हैं, होता है ना साहब। तो जब टीचर्स भी नहीं है, पढ़ाई भी नहीं है, तो वहाँ के बच्चे कैसे होंगे बताओ? कुछ नहीं पढ़ पाएंगे ना। तो मैं हमेशा देखता था कि जो लोग गरीब है वो हमेशा गरीब है, क्योंकि क्या है ये समझिएगा कि जो लोग का पढ़ाई अच्छा नहीं हुआ, जो लोग 12th तक अच्छा से पढ़ाई नहीं किया, क्या वो लोग कहीं पे अच्छा नौकरी भी कर पाएगा? कहीं अच्छी नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो वो भी तो गरीब रह जाएगा ना। और जब वो गरीब रह जाएगा तो उसके पास पैसा नहीं होगा ताकि वो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा पाए या अच्छा खाना दे पाए, तो उसका बच्चा भी कैसा रहेगा? गरीब रहेगा। और यही वजह है कि बिहार में गरीबी हमेशा है, क्योंकि हम लोग जो है वो उसको पार नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें मैं एक चीज और बताऊंगा। आपको पता है बिहार के बारे में क्या बोला जाता है कि यहाँ के बच्चे जो है ना बहुत मेहनती होते हैं। सुना आप लोगों ने? ये भी बात बोला जाता है सबसे ज्यादा तो IAS IPS तो बिहार से ही बनते हैं, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ना बहुत मेहनती हैं। हमारे पास रास्ता नहीं कि कैसे आगे बढ़े, लेकिन जैसे हमें पता चलता है कि हम लोग कर सकते हैं, और हमें जब रास्ता पता चलता है ना कि इस रास्ते पे चलने के बाद ही सक्सेस मिलेगी, तो हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। और ऐसा होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। तो मैं उसी रास्ते की बात आपको कर रहा हूँ मैं कि देखिए क्या होता है कि आप अगर मान लिया जाए कि अभी 10th क्लास में है, ठीक है, आप लोग जितने भी लोग हो, आपके जैसे ही पूरे गया में कितने स्कूल होंगे? 1000 स्कूल होंगे। अब 1000 जगह बच्चे भी होंगे, तो मान लो कि आप लोग यहाँ पे 100 लोग हुए, और पूरे बिहार में या पूरे देश में 10 लाख लोग हैं जो कि 10th क्लास में हैं। ठीक है, धीरे धीरे ध्यान से सुनिएगा। अभी 10 लाख जो बच्चे हैं जो कि बाहर में हैं, उनको आकर मैं तो ज्ञान नहीं दे रहा हूँ ना, तो उनको कई लोगों को तो पता भी नहीं है कि पढ़ने से क्या होगा या कैसे फायदा होगा। अभी जब आप लोगों को पता चल रहा है कि पढ़ने से फायदा होगा, तो अब बाकी लोग से तो आगे हो ही ना। ठीक है, तो अभी इस तरह से आपका समय का इस्तेमाल हुआ। दूसरा चीज देखिए, आप लोग जब क्लास में आते हैं तो क्लास में कई बार आपके पास टीचर नहीं होता है। जैसे टीचर को आने में 10 मिनट लेट हुआ, होता है ना ऐसा। वो 10 मिनट आप अगर मान लो कि पढ़ाई करो, जैसे पढ़ाई में मतलब मैं कैसे करता था वो बताता हूँ कि जैसे मैंने अपना मैथ्स का किताब खोल लिया, ठीक है, अब मेरे बगल में जो बैठा था ना, मैं उससे सवाल पूछता था कि इसका आंसर बनाओ, और उससे भी पूछता था कि तुम्हें जो नहीं आता है वो बताओ, मैं बनाता हूँ। तो जब तक क्लास में टीचर नहीं आया तब तक एक क्वेश्चन बना लिए, तो बाकी बच्चे बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, मतलब टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन मैंने क्या किया कि सवाल का जवाब बना लिया। इसी तरह से कोई टीचर आया पढ़ा रहा है, लेकिन ऐसा चीज़ पढ़ा रहा है जो आपको पता है, तो उस समय मैं क्या करता था कि साइंस का किताब खोला, है ना, और वहाँ पे कुछ जो फिजिक्स में होता है ना, आपका जो क्वेश्चन रहते बनाने के लिए 5-6 मैंने नोट किया और वो सब सॉल्व करना शुरू कर दिया। तो ये समझिए कि जिस समय बाकी बच्चे नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, उस समय भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। जो शुरू का 10 मिनट मिला मुझे, जिसमें टीचर नहीं आए थे, वो 10 मिनट भी मैंने पढ़ाई किया। तो एक बात बताओ यार कि मैं आगे निकलूंगा कि नहीं बाकी लोग से?
तो यही छोटा छोटा चीज जो है ना, यही मुझे बहुत आगे बढ़ा दिया। जैसे बता दूं कि देखिए स्कूल के टाइम की ही बात कर रहा हूँ कि जब मैं 6-7 ऐसे में था, तो मेरे दिमाग में ये था ना कि मैं इतना पढ़ाई करूँगा जितना बाकी बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो जैसे पता चलता था कि एक और लड़का जो क्लास में वो रात के 10 बजे तक पढ़ता है, मुझे किसी से पता चला, तो मैं क्या करता था कि मैं रात के 12 बजे तक पढ़ता था कि मैं उससे 2 घंटा ज़्यादा पढ़ूंगा। और उससे फ़ायदा क्या हुआ कि मेरा नंबर इतना ज़्यादा था ना कि मैं स्कूल टॉपर हो जाता था, क्योंकि रात में 12 बजे तक कोई नहीं पढ़ता था पूरे स्कूल में। ठीक है, फिर 6 घंटे सो गया। 6 घंटे सोने के बाद फिर सुबह स्कूल गया, और जब स्कूल में भी गया तो बताया ना आपको कि जब मॉर्निंग का असेंबली हो रहा है, आप लोग मॉर्निंग असेंबली होता है? यस सर। हाँ, तो जब हाथ जोड़ के खड़े हुए हो ना, तो जब प्रेयर भी चल रहा है तो दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है मैथ्स का, मतलब डायरी में ही 5 क्वेश्चन लिख लिए हैं। जैसे शुरू हुआ, प्रार्थना चल रहा है, क्वेश्चन पढ़ा, डायरी बंद और प्रार्थना शुरू, है ना। मतलब जुबान पे प्रार्थना चल रहा है बट दिमाग में सवाल चल रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। और जब तक असेंबली खत्म होता था तब तक मैं 3-4 सवाल बना लेता था। अब फिर क्लास में गया, क्लास में जैसे ही बैठा तैसे ही टीचर को आने में 10 मिनट टाइम है, 2 क्वेश्चन तब बना लिया। तो मतलब ये हुआ कि जब तक आपका स्कूल खत्म हुआ तब तक मैं पूरा चैप्टर खत्म कर देता था। और यही बाकी बच्चे क्या करते थे कि आप नॉर्मली समझो ना आपके साथ क्या होता है, आप क्लास में आए, असेंबली किया, क्लास में पढ़ाई हुआ, आपने जैसे पढ़ाया गया वैसे आप पढ़ रहे हैं, फिर आप घर पे जाओगे और घर पे जाने के बाद आप सोचोगे कि आराम से बैठते हैं, कॉपी किताब निकालते हैं, फिर पढ़ाई करेंगे। तो आप जो आराम से बैठ के जो चैप्टर का पहला क्वेश्चन करोगे ना, वो मैं शुरू में प्रेयर के टाइम पे शुरू कर दिया था। तो एक चैप्टर के मामले में मैं आपसे तो आगे ही हूँ ना। आप जब शाम में पहला चैप्टर पढ़ोगे उस समय मैं दूसरा चैप्टर पढ़ रहा होऊंगा। ये आप लोग कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। कल से करेंगे? यस सर। मुझे पता है आप लोग में से ही देखिए 5-10 लोग ऐसे होंगे ना जो कल से ही अपने आप में बदलाव कर देंगे, और यहीं से आप लोग हैं जो कि रिजल्ट भी दोगे आप, है ना, कि जैसे स्कूल से निकले कि आप यहाँ से कि मतलब IAS बन गए हैं। ठीक है, कि यहाँ का नाम रोशन होगा कि देखो इसी स्कूल में पढ़ता था, और आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये मैंने आपको स्कूल के बारे में बताया। ठीक है, अब जब घर पे हैं तो घर पे पढ़ाई कैसे करेंगे। अब एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि घर पे कई बार होता था कि मम्मी बोलती थी कि आज जो है पूजा पाठ कर दो, ठीक है ना। कई बार होता मन करता था कि झाड़ू लगा देता था घर पे, बर्तन धोना मेरा सबसे फेवरेट काम था। ठीक है, क्यों घर पे हाथ नहीं बटाते हो क्या आप लोग? तो अब देखो जैसे क्या होता है कि जब बर्तन भी धो रहे हैं ना, तो उस समय क्या होता था कि जैसे आप 8th क्लास में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें कुछ फॉर्मूला होता है, तो एक पन्ना पे लिख लेता था, दीवार पे चिपका देता था, और ये होता था कि एक थाली धोऊंगा तब तक एक चीज़ याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आप जब घर का काम भी कर रहे हैं, चाहे वो झाड़ू दे रहे हो या बर्तन धो रहे हो, उस समय भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, खाना खाते समय में वो एक पन्ना निकाल लिया मैंने, तो वो पन्ना क्या होता था कि देखो आप जब पढ़ाई करते हैं तो कुछ फॉर्मूला होता होगा जो आपको याद करने वाला रहता होगा। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो वो एक पन्ने में लिख दिया। अब वो ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला, अभी मान लो खाना खा रहा हूँ तो एक बार पेज देख लिया और इसको मोड़ के रख दिया। अब एक कोई खाया, ये याद किया कि पहला फॉर्मूला कौन सा था, याद आ गया तो ठीक है। दूसरे को हमने दूसरा फॉर्मूला याद किया कि ये याद है कि नहीं। ऐसा आप लोग कर सकते हैं कि नहीं? करेंगे? बिल्कुल। तो देखिए क्या होता है कि आप चाहे कितने भी गरीब से गरीब स्थिति में हो, खराब से खराब स्थिति में हो, आपको कितनी भी सुविधाएं नहीं मिली हैं कि आप बड़े से बड़े स्कूल में नहीं पढ़ रहे हो, एक कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन आपका जो समय है ना 24 घंटा, वो हर किसी को एक समान मिलता है। और वो एक एक मिनट आप बाकी लोग से जब आगे निकलोगे ना, तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। ठीक है, जैसे देखिए ना एक चीज और बताता हूँ, आप लोग में से कई लोग ये सोचेंगे, जैसे मैं भी सोचता था कि अरे यार बड़े बड़े जो कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, जो कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे हैं वो लोग तो यार बहुत अच्छा मतलब करते होंगे। जो लोग कोचिंग के लिए कोटा जैसे जगह पे जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता होगा, बहुत अच्छा पढ़ते होंगे, उनका निकलेगा, मेरा कहाँ निकलेगा।
ऐसा आप लोगों को भी लगता है कि नहीं? लेकिन पता है बाद में मैंने क्या देखा कि जैसे कॉन्वेंट स्कूल जो होता है ना, जो बड़े बड़े स्कूल होते हैं, सामने वाला टीचर अब जितना ज़्यादा पढ़ोगे, ये मान लो स्कूल खत्म हुआ और आपने ट्यूशन चले गए, एक ट्यूशन लगाया उसमें दूसरा ट्यूशन लगाया, तो कई बार होता है ना कि वो तो 4 ट्यूशन पढ़ता है, वो मेरे से ज़्यादा तेज होगा, मैं थोड़ी ज़्यादा तेज होऊंगा। लगता है कि नहीं ऐसा? लेकिन पता है इसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या चीज़ क्या है? आपका दिमाग तब तेज होता है जब आप खुद पढ़ते हो। ठीक है, मैं तो 5 तरह का ट्यूशन नहीं पढ़ सकता हूँ, तो अपने आप की ये मानिए कि भगवान ने आपको कितना बढ़िया मौका दिया है कि जिंदगी में किसी तरह का भटकाव नहीं है। भगवान ने आपको तरह तरह की गरीबी दिखाया है कि इस चीज़ को बदलने के लिए मुझे पढ़ाई करना है। और वो पढ़ाई कैसे करना है? कोई आपको आकर दिमाग में नहीं दे देगा, वो आपको अपने दिमाग को खुद करना पड़ेगा वैसा। ठीक है, जैसे मुझे लगता था कि मेरा दिमाग बहुत कमजोर है, मुझसे हो नहीं पाएगा, तो फिर एक बार मैंने खुद को समझाया कि देखो ये बोलने से कितने बार चीज़ें ऐसी होंगी, कुछ बदलने वाला तो नहीं है ना। एक काम करते हैं, धीरे धीरे चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, जब 6 में था, 6 की बात बता रहा हूँ, तो उसमें ही क्योंकि सबसे बड़ा बदलाव आता है। मतलब 5th क्लास में था तो पेंसिल से लिख रहे थे, 6 में गए तो पेन से लिखना शुरू कर दिए। तो मैं बहुत रोया कि यार बताओ पेंसिल से नहीं लिखने को मिलेगा, पेन से लिखने को मिलेगा। ठीक है, फिर दूसरा ये हो गया कि अब तो जो है वो ABC वाला ग्रेडिंग नहीं होगा तो नंबर मिलेगा, तरह तरह की चीज़ें। तो उसमें ही फिर पिताजी ने बोला कि तुमको देखो अगर IAS बनना है ना तो अच्छे से पढ़ाई करने की जरूरत है, केवल क्लास में टॉप करने के लिए मत पढ़ो, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो टॉप खुद कर जाओगे। तो ये मुझे समझ में आया। तो क्या होता था कि जो 2nd रैंक आता था, जो 3rd रैंक आते थे जो बच्चे, मतलब उनके माता पिता उनको पढ़ाते थे, उसके पापा एक टीचर थे तो वो पढ़ाते थे, फिर एक लड़का था वो बाहर ट्यूशन पढ़ता था। ठीक है, मुझे लगता था कि अरे यार मैं कहाँ ट्यूशन पढ़ूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे पापा तो रहते ही नहीं जो मुझे ट्यूशन पढ़ाएं। तो फिर मुझे ये लगा कि अगर कोई नहीं रहेगा या ट्यूशन नहीं रहेगा तो क्या मतलब मैं बड़ा आदमी नहीं बन पाऊँगा, क्या मैं IAS नहीं बन सकता, क्या मैं टॉपर नहीं बन सकता? ये सब आपकी जिंदगी में होता है कि नहीं? ठीक है, तो इस समय अपने आप को समझाना है। ठीक है, और क्या समझाना है कि जो भी होगा बस पढ़ाई करके सब हो जाएगा, इतना नहीं सोचना है। एक एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। एक सवाल है ना, मतलब साइंटिस्ट बनना है मुझे, कुछ और नहीं बनना है। ठीक है, साइंटिस्ट क्या होता है? साइंटिस्ट, अच्छा आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो? ठीक है, तो देखिए साइंटिस्ट क्या होता है कि जैसे मैंने आइजैक न्यूटन के बारे में पढ़ा था और आइंस्टीन के बारे में। स्कूल के टाइम में उनको टीचर लोग ना बहुत उसको सुनाते थे, डांटते थे कि पढ़ाने में एकदम कमजोर है, फेल होता है, ये है वो है। लेकिन फिर पता है वो साइंटिस्ट को कहलाए क्योंकि उन्होंने ना टॉप करने के लिए नहीं पढ़ा क्लास में कभी, वो लोग इसलिए पढ़े कि जो मैं पढ़ रहा हूँ मुझे अच्छे समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे देखिए ना, बताता हूँ आपको मैं, कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग साइंस पढ़ रहे हो, कोई चीज बहुत ज्यादा आपको समझ में आने लगा तो आप और भी ज्यादा सोचने लगते हो कि ऐसा और भी होता होगा, होता है ना ऐसा। अभी क्या है कि अभी जो स्कूल का टाइम रहता है, इस तरह के बहुत सारे ज्ञान वाली चीजें हैं जो आपको किताब में मिलती है ना। अगर अपने आप को मान के चलोगे कि यार मेरा तो दिमाग ही नहीं काम करता है और मैं कर ही नहीं सकता, तो वो सब कैसे पढ़ पाओगे, कैसे आ पाएगा? ठीक है, एक और मैं उदाहरण देता हूँ आपको। देखिए, जो मैं उस समय भी सोचता था कि अगर हाथ पे चोट लग जाता है, अगर हाथ पे आपको घाव हो जाए तो आप क्या करते हो? मलहम लगाते हो। क्यों लगाते हो? ठीक हो जाएगा। पैर में अगर घाव हो गया तो मलहम लगाओगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन आपका दिमाग अगर थोड़ा अगर मान लो कि बीमार हो गया, उस बेचारे को कुछ पढ़ के समझ नहीं आया, तो आप लोग उसके साथ क्या करते हो? क्या करते हो अपने दिमाग के साथ? आप ये बोलते हो तुम तो एकदम बड़ा हो, तुम तो एकदम मूर्ख हो, तुमसे हो ही नहीं पाएगा। कभी अपने दिमाग को ये समझाया है कि अगर एक बार नहीं समझ में आया तो तुम टेंशन मत ले, मैं 5 बार पढ़ूंगा तुम्हारे लिए। ये हो कभी ऐसा? आज से करना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, कि 5 बार पढ़ेंगे, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन तुम्हें नहीं समझ में आएगा ऐसा कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारा साथ देंगे।
अगर नहीं भी आया तो किसी और से पूछेंगे, क्यों टेंशन लेते हो? अपने आप से बातें करना है, ठीक है? कभी आईने में आप लोगों ने खड़ा होकर बात किया अपने आप से? अरे यार मैं तुम्हें आईएएस बनाऊंगा, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? इस तरह से अपने आप से बातें कीजिए ना, आईने में देखकर, ठीक है? अपने आंखों से आंखें मिला के, फिर तुम टेंशन मत लो यार, मैं तुम्हें आईएएस बनाऊंगा, ठीक है? क्या चीज की दिक्कत है? पढ़ाई तो करना है ना। लोग 10 घंटे पढ़ते हैं, मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, टेंशन मत लो। ये अपने आप को भरोसा दीजिए, अपने आप से बातें कीजिए। कर पाएंगे आप लोग? यस सर। कल से करेंगे? यस सर। बिल्कुल। कुछ सवाल पूछिए, बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सब पढ़ता है आर्ट्स के लिए, तो पुलिस बनने के लिए क्या? जैसे कोई सब्जेक्ट हो गया पुलिस बनने के लिए। ठीक है, बैठिए। देखिए बताता हूँ, अगर पुलिस बनना है तो आईपीएस सबसे ऊंचा होता है इसमें, ठीक है? आईपीएस बनने के लिए आप जब सबसे पहला एग्जाम देते हो ना, आपने सुना है मेरी बात? यस सर। जो सबसे पहला एग्जाम होता है उसको प्रीलिम्स कहते हैं। प्रीलिम्स में एक होता है सीसेट, जनरल एप्टीट्यूड, उसमें मैथ्स पूछा जाता है और इंग्लिश पूछा जाता है, ठीक है? अगर आपका स्कूल में मैथ्स अच्छा है तो वो रीजनिंग आपका निकल जाएगा, ठीक है? उसके अलावा जो जनरल स्टडीज करके होता है उसमें साइंस के क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि कई सारी जो साइंस में पढ़ रहे हैं ना वो सब रहता है। आपके आर्ट्स का क्वेश्चन होता है। आपको पता है हर सब्जेक्ट का क्यों होता है? मैं आपको बताता हूँ। चलो एक बात बताओ, आपको मैं गया का डीएम बना दिया, कलेक्टर बना दिया, आप गया को कब अच्छा रूल कर पाओगे? जब आपको ये पता होगा कि यहाँ पे किस तरह की खेती होती है, तभी आप यहाँ का खेती सुधार कर पाओगे कि यहाँ का खेती बहुत ही पिछड़ा हुआ है, इसको कैसे इम्प्रूव करें। हो भी रहा है। जैसे पूर्णिया में एक मतलब आईएएस हैं, उन्होंने क्या किया कि जो लोग गेहूं चावल उगा रहे थे ना, उसके जगह उन्होंने ड्रैगन फ्रूट उगाना शुरू कर दिया और उसकी वजह से 5 गुना इनकम बढ़ गई किसानों की। एक और उदाहरण देता हूँ, एक जगह जमीन था जो बहुत ही बंजर टाइप की जमीन थी, वहां पे कुछ खेती नहीं होता था, तो एक आईएएस थे जिन्होंने भूगोल पढ़ा था अच्छे से, उन्होंने वहां पे तिल का खेती शुरू कर दिया, ठीक है? तिल का खेती इसलिए किया क्योंकि इसको कोई जानवर नहीं खाता है, पानी भी बहुत कम लगता है। अब वो पूरा एरिया जो बंजर था वो सब में यही तिल का खेती होता है और जिससे वहां का इनकम सुधर गया है। तो हमें एक चीज समझ में आया, आप जो भूगोल पढ़ रहे हो वो आईएएस बनने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है? इतिहास की बात करते हैं। आप देखिए कि जब अंग्रेज भारत में आए थे तो अंग्रेज लोगों ने क्या किया? 1857 की लड़ाई आपको पता है? कि कैसे सब अलग अलग बटे हुए थे, इसलिए सब जो है लड़ाई हार गए। तो एक जो अच्छा आईएएस होगा वो क्या देखेगा कि गया शहर में कितने तरह के लोग हैं, कितना यहाँ पे ब्लॉक है और किस किस तरह के लोग हैं और क्या यहाँ का इतिहास रहा है, वो जानेगा और उस तरह से समाज को आगे बढ़ाएगा। जैसे उदाहरण, यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सा पर्व त्योहार मनाया जाता है? छठ पूजा। अभी देखिए पूरी दुनिया में छठ पूजा को जाना जाता है, लेकिन ये भी तो कोई ना कोई आईएएस ऑफिसर ही रहा होगा ना जिसने छठ पूजा को इतना दूर तक पहुंचाया। उसके लिए बोला कि अगर छठ पूजा होगा तो उसका अरेंजमेंट इतना बेहतरीन होगा कि किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है? अब एक और उदाहरण, जब कोरोना का टाइम आया था तो आप देखे होंगे कि पूरे दुनिया में बहुत न्यूज आता था कि इतने लोग मर रहे हैं, इतने बड़े बड़े देशों में, लेकिन भारत में आप देखो कि उस समय कोरोना के टाइम में भी उतना ज्यादा डेथ नहीं हुआ। तो कोई जिसने साइंस पढ़ा था, जिस आईएएस ने, उसने देखा कि गया जैसे शहर में हर एक अस्पताल में कैसे कोविड का टेस्टिंग हो, छोटा छोटा चीज की दवाई हो, ताकि यहाँ की तबीयत कम से कम खराब हो, लोग स्वास्थ्य ज्यादा हो। तो इस तरह से जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं ना, वो सारा का सारा आपका आईएएस एग्जाम में आता है। इसीलिए मैंने बोला कि कोई भी सब्जेक्ट आपका कमजोर नहीं होता है, और आपको ये मान के चलना है कि जो सबसे कमजोर सब्जेक्ट है
वही आपका सबसे मजबूत सब्जेक्ट है और सबसे मजबूत बनाएंगे उसको। ठीक है, कोई और सवाल पूछिए, आपको सवाल पूछेंगे तभी मजा आएगा। बोलिए, खड़ा होइए, पूछो पूछो, कुछ भी सवाल जैसा भी हुआ है ना ये। मैं 10th क्लास में हूँ, तो अभी से हम क्या यूपीएससी के लिए तैयारी कर सकते हैं, हमें कब से कर सकते हैं एवरेज स्टूडेंट के लिए? देखिए, मैंने आपको एक सवाल में पूछना चाह रहा हूँ कि आईएएस बनना है, लेकिन अगर कोई छठे क्लास में तब क्या करेगा या 9th क्लास में तब क्या करेगा? मुझे तो 6th क्लास में पता था ना कि मुझे आईएएस बनना है, लेकिन मुझे ये भी पता था कि जो अभी पढ़ रहे हैं ना यही आईएएस सिलेबस में होगा। तो इसलिए मैं क्या करता था कि जब 6th क्लास में है तो उस साल की किताबों को बहुत अच्छे से पढ़ता था। मतलब मैथ्स की किताबें तो उसको मैंने 10 बार रिविजन किया था पूरे साल में, साइंस की किताबें उसको मैंने 10 बार रिविजन किया। अब जब 10th में आया तो 10th का जो है वो भी तो सिलेबस में है, तो जब आप 10th में है ना तो इसी को अच्छे से पढ़िए। अभी का टाइम अगर अच्छे से पढ़ लोगे ना, 10th वाला टाइम, 11th वाला टाइम, 12th वाला टाइम, तो ये समय तो आपका कम से कम बच ही गया ना, इसको तो आपने अच्छे से इस्तेमाल कर ही लिया। तो आप जब कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज में जाने के बाद आपका जिंदगी बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? देखिए क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो स्कूल में नहीं पढ़ते हैं वो जब कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में जाकर अचानक से समझ नहीं आता कि कैसे पढ़ाई करें, क्या पढ़ाई करें, और स्कूल का कुछ याद ही नहीं होता है। आप लोगों को याद है 6th क्लास में क्या पढ़ा था? नहीं याद है ना? आप सोचो कि अभी से भी 5 साल बाद कहाँ याद रहेगा कि 10th में क्या पढ़ा था, या 8 साल बाद कहाँ से याद रहेगा? तो इसलिए जरूरी ये है कि जिस क्लास में आप लोग हैं उसको आप अच्छे से पढ़ो, और ऐसे पढ़ो कि आपको हर चीज समझ में आ रहा है। ठीक है, जैसे आप मैथ्स हो गया है ना, तो मैथ्स अगर मान लो सब्जेक्ट है तो एक एक सवाल को आप बनाइए, मतलब किताब को आप 10 बार पूरा रिवीजन होना चाहिए। जैसे जब मैं 10th में था तो मैंने भी शायद 10 बार मैथ्स को पूरा फिनिश किया था कि एक एक क्वेश्चन जो है वो उससे बन रहा है कि नहीं, लिख लिख के प्रैक्टिस करता था। साइंस जो हो गया वो एक एक चैप्टर एक एक लाइन पढ़ता था कि मुझे उसका मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं। किताब बंद करके फिर मैं याद करने की कोशिश करता था उस पन्ने में क्या लिखा हुआ है वो मुझे याद है कि नहीं। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हैं कि नहीं, बताओ? आप 10th में तो 10th में ही कीजिए। अभी आपको नहीं है कि 6th क्लास में किताब पढ़ना है, जो क्लास में आप हैं उस क्लास को अच्छे से पढ़ते जाओ, ताकि जैसे आप 6 में रहते तो आपके पास ज्यादा समय था ना। आप सोचो जो लगातार 12 साल आईएएस की तैयारी करेगा उसका 13वें साल ही निकलेगा ना। तो अभी आप 10th में हो तो मान लो 4 साल आपका बर्बाद हो गया, पीछे छूट गया, लेकिन उसका टेंशन नहीं लेना है। आप कॉलेज में जाओगे तो एक बार अच्छे से पढ़ के खत्म कर देना, लेकिन 10th, 11th, 12th 3 साल आप अच्छे से पढ़ो। जो लोग 11th में हैं वो लोग 11th का आपको क्या कीजिए कि अच्छे से पढ़िए, चाहे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो या तो आपका कॉमर्स हो। ठीक है, और इतने अच्छे से पढ़िए कि सब कुछ समझ में आ रहा है कि आगे अगर मान लो 2 साल बाद केवल एक बार पढ़ोगे तो सब याद आ जाएगा कि हमने क्या पढ़ा था। तो वही तो रिवीजन होता है ना, कि एक बार रिवीजन कर लिए तो एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा ही। ठीक है, और कोई सवाल? पूछिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री समझ में नहीं आता, उसको बिल्कुल सही बात है। बैठिए ना। ठीक है, देखिए आज से मैं एक चीज बोलूँगा आपको, वो करना है। ठीक है, आप जो चैप्टर नहीं समझ में आ रहा ना उसका पहला लाइन पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, उसमें क्या होगा, इंग्लिश में कुछ लिखा होगा ना कि दिस इज एन एटम, या तो हिंदी में लिखा होगा कि यह एक कण है। वो लाइन समझ में आ रहा है कि नहीं, वो समझ में आएगा। ऐसे ही एक एक लाइन पे जाओ। जब आप सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हो ना, खुद को कैसे तेज बनाना है, तो यही तरीका है कि केवल क्वेश्चन को मत देखो, एक एक लाइन पढ़ो समझ में आ रहा है कि नहीं, और जो लाइन नहीं समझ में आएगा उसको हाईलाइट करो, है ना। उसके ऊपर का चीज फिर से एक बार पढ़ो। तो कई बार हुआ आप देखोगे कि पीछे का चीज एक बार फिर से पढ़ने के बाद अगला लाइन समझ में आ गया।
उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो एक बार क्लास में और टीचर से पूछो कि सर ये वाला क्या तरीका है, ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है ना। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन दिया जाता है, जो एग्जांपल्स दिया हुआ है, उसको देखो कि आखिरकार कैसे कैसे एक एक स्टेप जाकर उसका आंसर आया। ठीक है, तो जब आप इस तरह से करोगे ना तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए फिजिक्स जो है वो भी क्या है, मैथ्स है। और मैथ्स समझ में आ रहा है तो फिजिक्स भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री में यही तो है ना कि एक एटम जो है दूसरे से जुड़ गया तो तीसरा कुछ बन गया। तो ये हमको एक एक करके धीरे धीरे करके समझना होगा। हम लोग क्या है कि बहुत तेजी से बढ़ते हैं और पढ़ाई ज़्यादा नहीं करते, इसके कारण चीज़ें समझ में नहीं आती है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, आप लोग टाइम टेबल बना के किस तरह पढ़ते हो? टाइम टेबल बनाते हो आप लोग? ठीक है, कितने घंटे का पढ़ाई का टाइम टेबल रहता है आपका? ठीक है, हाथ पीछे कर लीजिए। देखो टाइम टेबल में इसलिए बोल रहा हूँ ना कि क्या होता है, आपको अगर बाकी लोग से आगे निकलना है तो बाकी लोगों का जो समय बर्बाद हो रहा है, अगर वैसे समय को आप इस्तेमाल कर लो तो आप बाकी लोगों से तो आगे हो ही जाओगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा टाइम कहाँ कहाँ बर्बाद होता है और हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे 4 बजे घर गए, 4 से लेकर 5:30 तक पढ़ाई किया, 5:30 से लेकर 6:30 बजे तक का 1 घंटा खेलना हुआ खेल लिए, डांस करना हुआ डांस कर लिए, जो भी करना है कर लिए, वैसा काम कर लिए जो कि पढ़ाई नहीं करने वाला है। कुछ और इम्पोर्टेंट काम है, घर का काम है, झाड़ू लगाना है, बर्तन धोना है, कपड़ा धोना है, वो सारे 1 घंटे में कर लिए। 6:30 के बाद 6:30 से लेकर 9 बजे तक का फिर से पढ़ाई के लिए बैठ जाना है। और 9 से 9:30 तक खाने का टाइम रखो और 9:30 से लेकर फिर से 11:30 तक पढ़ाई करो या 12 बजे तक पढ़ाई करो, जितना देर आपको मन हो। 6 घंटे का टाइम तो सोने के लिए रखो, है ना। अगर 6 घंटे से ज़्यादा सोइएगा तो आप ये समझिए कि आप लोग ऑलरेडी ऐसे स्थिति में है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है, सुविधाएं नहीं है अच्छी अच्छी, है ना। आप लोग लगता है बोर हो रहे हो? सही बोर नहीं हो रहे हो? अभी मैं किस चीज पे बात कर रहा हूँ? स्लीपिंग के टाइम टेबल पे। देखिए अगर आप ये बोलेंगे ना कि मैं 8 घंटा सोऊंगा तो आप सोचिए कि आप लोगों को मेहनत करना ज़्यादा जरूरी है। आप लोग नहीं करोगे तो इस देश का छोड़ो, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए कोई नहीं आएगा। अगला 40 साल में बिहार जो सबसे गरीब राज्य में कहलाएगा। ठीक है, तो जब इतना मेहनत है और इतना जिम्मेवारी है ना तो 10 घंटा सोने से काम तो नहीं चलेगा ना। तो इसलिए अभी से बस 6 घंटा सोना है। ठीक है, बाकी टाइम जो हो गया आपका खाने पीने का टाइम, 1 घंटे में खाना नहीं खाना है। ठीक है, 15 मिनट खाओ। खाना अगर बनाना भी हुआ तो 1 घंटे में बनाकर खाकर खत्म कीजिए, है ना। यहाँ तक खाना बना रहे हैं तो उस समय भी कैसे पढ़ाई करना वो मैंने आपको बता दिया कि एक पन्ने में लिख लो और चीजें याद करते रहो। क्या आपको फॉर्मूला याद नहीं आया है? ठीक है, तो ऐसे आपको एक टाइम इस्तेमाल करना है। अच्छा ये बताओ, एक और चीज मैं पूछूंगा आपसे, एक पेन का रिफिल आप लोग कितने दिन में खत्म करते हो? 1 महीना? 1 हफ्ता? देखिए लिखने का इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ना, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ जब बोर्ड का एग्जाम देंगे या साल के अंत में एग्जाम देंगे, हर जगह आपको लिखना ही पड़ता है। ठीक है, और आईएएस के एग्जाम में बता रहे हैं आपको हम 6 घंटा लगातार लिखना पड़ता है। ठीक है, 3 घंटा लिखना पड़ेगा, फिर आपको 1 घंटे का ब्रेक मिलेगा, फिर 3 घंटा लिखना पड़ेगा। तो जब वैसी तैयारी आपको करनी है ना तो आपसे ही आदत डालनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता था कि आपको जैसे मैंने मैथ्स बताया, साइंस बताया, मैं सब लिख के पढ़ता था। आप लोग कितने लोग लिख के पढ़ाई करते हो? सब कुछ लिख के पढ़ते हो या कुछ चीज? तो आप लोग के हाथ नीचे कर दीजिए। ठीक है, जैसे बता रहे थे कि क्या है, गलतियां कहाँ होती है। आप लोग कई बार ना ये सोचते हो कि हमें समझ नहीं आ रहा है। इसमें सबसे बड़ा चीज है कि दिक्कत कहाँ होता है। आप अभी जब मेरी बात सुन रहे हो ना, तो जब मेरी बात सुन रहे हो तो दिमाग में हो सकता है कुछ और भी चल रहा हो। अभी हुआ होगा कि दिमाग सोच रहा है यार सर तो सही बोल रहे हैं,
आज घर जाएंगे तो अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो आप हैं क्लास में लेकिन आपका दिमाग घर पहुंच गया है, ऐसा हुआ है कि नहीं? अच्छा, अभी आप लोग अपना नाम लिख रहे थे क्या किसी पेपर पे? नाम लिखते समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? आपका नाम चल रहा था कि क्या लिख रहे हैं या कुछ और चल रहा था? नाम चल रहा था। तो यही फर्क देखिए, आप जब पढ़ाई करते हैं ना, तो क्या होता है कि केवल पढ़ते समय दिमाग कहीं और चला जाता है, लेकिन जब आप लिख के पढ़ाई करते हो ना, आपका दिमाग किताब में रहता है, आपका दिमाग केवल पढ़ाई में रहता है। जिनको भी लग रहा है कि उनका मैथ्स कमजोर है, केमिस्ट्री कमजोर है, फिजिक्स कमजोर है, सबसे बड़ा कारण यही है कि आप जब पढ़ाई करते हैं तो दिमाग में यही चलता है कि मैं तो कमजोर हूँ, मुझसे होगा ही नहीं। अगर आप लिख के पढ़ना शुरू कर दो ना, मैं ये बता रहा हूँ कोई सब्जेक्ट आपका कमजोर नहीं रहेगा, आपका सभी सब्जेक्ट आपका बराबर का कमांड हो जाएगा। तो आप लोग सब कल से पढ़ाई करोगे? कल से, आज से? आप लोग कीजिए। धन्यवाद।